Assalamu alaikum students. Welcome in the class of special topics. So in solutions today we will discuss non-ideal solutions and we will see what is an azeotropic mixture and what is the trend of deviation, and in this context we will discuss about positive deviation and then negative deviation. So what are non-ideal solutions? Many solutions, they do not behave ideally. They show deviations from Rod's law due to differences in their molecular structures, that is size, shape and intermolecular forces. अच्छा, तो इसमें हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की डेफिनेशन में पहले ये हम पढ़ चुके हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉड्स लॉ से डिविएट करते हैं, रॉड्स लॉ को फुली ओबे नहीं करते। और उसकी रीज़न क्या होती है कि उन सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल दे मे डिफर इन देयर साइज, शेप एंड द एक्सटेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशन इज अकम्पनीड बाय चेंज इन वॉल्यूम एंड एंथैल्पी। तो ये भी हमने आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है उसमें ना तो जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं देयर इज नो चेंज इन द टोटल वॉल्यूम, यानी अगर हमने 50 ml ए और 50 ml बी लिया है तो सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो 100 ml होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ उसी सूरत में होगा अगर सॉल्यूशन आइडियल हुआ। अगर वो नॉन आइडियल हुआ तो ड्यू टू डिफरेंस इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द कंपोनेंट्स मेकिंग द सॉल्यूशन, ये पॉसिबल है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml से या तो कम हो जाए या 100 ml से ज़्यादा हो। जब 100 ml से कम होगा तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। और अगर वॉल्यूम एक्सीड कर जाए तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स एक दूसरे को हेट करते हैं एंड जो उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ए और बी के दरमियान, वो उनके अपने दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की निस्बत कम है। दैट इज वाई दे एक्सपेल ईच अदर और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है। द वेपर प्रेशर डेविएशंस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अब असल में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में जब वो डिविएट करेंगे तो उनका वेपर प्रेशर जो है वो भी मतलब सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है दिस आल्सो नॉट इक्वल टू दी सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ठीक है। और इस वजह से जो हमारे पास डेविएशन होगा दिस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस। अब इसमें हमारे पास वो वाले सॉल्यूशंस जो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है, तो दे कैन मेक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बनाएंगे। पिछली दफ़ा हमने ये पढ़ा था कि जो वो वाले सॉल्यूशंस जो आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं वो जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं, क्योंकि उन दोनों कंपोनेंट्स को या सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं दे मेक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। और इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं वो ये नहीं होता कि वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट कंपोनेंट्स बॉयल हों, बल्कि क्या होता है कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स इकट्ठे ही बॉयल होना शुरू हो जाते हैं और उस वजह से वो इकट्ठे डिस्टिलेट में चले जाते हैं और रेजिड्यू भी पीछे इकट्ठा ही बचता है। इस तरह हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ये हम अगली स्लाइड पे ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? दीज आर दोज विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसा कि मैंने कहा, यानी सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर टू कंपोनेंट सॉल्यूशन है तो दोनों कंपोनेंट्स एक ही टेम्परेचर पे बॉयल कर जाएंगे एंड डिस्टिल ओवर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। ठीक है। और उनकी डिस्टिलेशन भी इकट्ठी हो जाएगी किसी भी टेम्परेचर पे, लाइक अ प्योर केमिकल कंपाउंड, यानी एक प्योर केमिकल कंपाउंड की तरह। ठीक है। सच मिक्सचर्स कैन नॉट be regarded as chemical compound as changing the total pressure along with the boiling point changes their composition। अगरचे उनकी डिस्टिलेशन प्योर केमिकल कंपाउंड की तरह एक खास टेम्परेचर पे हो सकती है, लेकिन
उनको हम प्योर केमिकल कंपाउंड ट्रीट नहीं कर सकते। अब प्योर केमिकल कंपाउंड क्या कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, वाटर इज अ प्योर केमिकल कंपाउंड। लेकिन जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसको हम प्योर केमिकल कंपाउंड के सेंस में नहीं ले सकते। वाटर की कंपोजिशन में फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एज सच कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन जो ये वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये प्योर केमिकल कंपाउंड्स नहीं होते, इसलिए अगर हम टोटल प्रेशर को चेंज करें अलोंग विद द बॉइलिंग पॉइंट, तो उनकी कंपोजिशन में चेंज आ जाता है। यानी हम प्रेशर को चेंज करें तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा और इस तरह से उनकी कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा। वेयर एज फॉर केमिकल कंपाउंड द कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी एक प्योर केमिकल कंपाउंड के लिए अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी बहुत अगर हम ज़्यादा भी टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो भी वो अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन रखता है। लेकिन ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, जस्ट बाय स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर उनकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। So, how many deviations from Raoult's law are there? There are two types of deviations. The first one is positive deviation, and the negative one, and the second one is negative deviation. So, what is about positive deviation? If a graph is plotted between composition and vapor pressure of a solution, which shows positive deviation from Raoult's law, ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है। अगेन वी विल टेक कंपोजिशन on x-axis and vapor pressure on y-axis. This is on the next slide actually. और अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्स लॉ से, द टोटल वेपर प्रेशर कर्व राइजेस टू अ मैक्सिमम। तो जो टोटल वेपर प्रेशर कर्व है वो मैक्सिमम की तरफ होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सम ऑफ सोल्यूशन आर अबव द वेपर प्रेशर ऑफ ईदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि जो कुछ सॉल्यूशंस होंगे उनका वेपर प्रेशर सम ऑफ देयर प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। अच्छा, अब ये देखें, ये ग्राफ है, इससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें, ये कंपोजिशन हमने ली हुई है ऑन एक्स एक्सिस। ये ए की कंपोजिशन है इस साइड पे 100% और इस साइड पे A0 है। बी की कंपोजिशन इधर 0 है और इधर ये 100% है। तो ये वाला पॉइंट जो है, दिस विल डिनोट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है, दिस विल डिनोट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। और ये वाली लाइन जो पी नॉड ए को पी नॉड बी से मिलाती है, ये लाइन आइडियल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। फिर हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे और इनकी डिफरेंट कंपोजिशंस बना लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हियर वी कैन हैव 90% A and 10% B and likewise ahead। तो फिर इन कंपोजिशंस का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम प्लॉट करेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशंस हम बनाएंगे, इनका वेपर प्रेशर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सम ऑफ कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। यानी टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो ज़्यादा होगा। और इस वजह से क्या है कि इनकी जो वेपर प्रेशर की लाइन है सॉल्यूशंस की, डिफरेंट सॉल्यूशंस की, वो इस आइडियल कर्व से ऊपर चली जाएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। दैट इज़ वाई दिस डेविएशन, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन, राइट। तो अब फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट्स एट पॉइंट सी, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट सी है। और इसको अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ये आप कह लें कि यहाँ पर हमारे पास 80% ए है और 20% बी है। तो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जब हम देखते हैं इस सी पॉइंट पे, ठीक है, तो द मिक्सचर हैज़ द हाईएस्ट वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर मिक्सचर का वेपर प्रेशर आप देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू से सबसे ज़्यादा है। और जहाँ पर वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इस कंपोजिशन का सबसे कम है, क्योंकि वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है
तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ओके, तो अगर हम अब क्या करें, by distilling this type of solution the first fraction will be a constant boiling point mixture, that is azeotropic mixture having a fixed composition corresponding to the maximum point। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर ये वाला जो सोल्यूशन है विच कंटेन 80% A एंड 20% B, अगर हम इस सोल्यूशन को लें और इसको हम ये डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल दें, ठीक है, और चूंकि यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, तो अगर वेपर प्रेशर इस सोल्यूशन का सबसे ज़्यादा है तो ये बहुत जल्दी बॉईल कर जाएगा और ये एज अ होल ही बॉईल करेगा, दोनों कंपोनेंट्स इकट्ठे ही बॉईल करना शुरू कर देंगे क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का सबसे कम होगा, तो दोनों कंपोनेंट्स जो है वो इकट्ठे ही बॉईल करना शुरू करेंगे और उन दोनों के वेपर इकट्ठे ही इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर कंडेंसिंग ट्यूब में वाटर ठंडे पानी से कंडेंस होंगे और ये इकट्ठे ही, अब यहाँ पर ये जो डिस्टिलेट के ड्रॉप्स आ रहे हैं इसमें हमारे पास कंपोनेंट ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट्स ए एंड बी हैं, डिस्टिलेट में हमारे पास वो दोनों ही हैं, ठीक है, तो अब इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैविंग अ फिक्स्ड कंपोजिशन corresponding to the maximum point। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है कि उसकी कंपोजिशन फिक्स हो जाती है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपरेटस के जरिए इसका असूल ही यही है कि यहाँ पर जो दोनों कंपोनेंट सोल्यूशन के हैं उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिर्फ उसी केस में सेपरेट किया जा सकता है अगर वो दोनों डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बॉयल करें, लेकिन अब चूंकि सोल्यूशन के कंपोनेंट्स जो हैं वो एक ही दफ़ा बॉयल कर जाते हैं, वो इकट्ठे यहाँ पर डिस्टिलेट में आ जाते हैं, तो उनको सेपरेट करना फिर पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे मिक्सचर्स को या ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। For this type of solution it is not possible to bring about complete separation of components by fractional distillation। Ethanol water mixture is an example of this type, so this is an example of non ideal solution। अब जो एथनॉल और वाटर है, ठीक है, तो ये बॉयल कर जाता है एट 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें इस कंपोजिशन में 4.5% वाटर होता है एंड 95.5% एथनॉल, ठीक है, अब ये वाला जो टेम्परेचर है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथनॉल एंड वाटर, सो यू कैन इमेजिन, ठीक है, यानी जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, जबकि एथनॉल का है 78.5 और वाटर का तो आपको पता है 100 है, ठीक है, तो ये सारे बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये आपको याद रखने होंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एथनॉल वाटर मिक्सचर है तो बजाय इसके कि एथनॉल जो है अगरचे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, तो एथनॉल को पहले बॉयल करना चाहिए, लेकिन चूंकि एथनॉल और वाटर का सिस्टम जो है वो एक नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाता है और वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो उनका एक्चुअली जो सोल्यूशन होगा वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल कर जाएगा, दैट इज एट 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और उन दोनों के वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से होते हुए कंडेंसर से कंडेंस होके यहाँ पर डिस्टिलेट में इकट्ठे ही चले जाते हैं, इसलिए हम इनको ऐसा सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी ए और बी के दरमियान कम होती हैं बनिस्बत ए और बी के दरमियान, ठीक है, अब उसकी वजह से सॉरी ज्यादा होती हैं, अब उसकी वजह से क्या होता है कि ए और बी के कंपोनेंट्स के दरमियान चूंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, ठीक है, और वो ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से उनके वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी बनिस्बत जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं सॉल्वेंट फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में जो है वो कम होती है, बिकॉज दे अट्रैक्ट ईच अदर मोर, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि उनका वेपर प्रेशर कम होता है एज कंपेयर्ड विद आइडियल प्रेशर, तो इसको फिर हम नेगेटिव डेविएशन के तौर पे ये देखें लाइन जो है यहाँ पर आ रही है शो करते हैं। फॉर दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन द वेपर प्रेशर कर्व्स शोज अ मिनिमम, ठीक है, जो नेगेटिव डेविएशन होता है उसमें वेपर प्रेशर कर्व जो है
ये देखें, ये मिनिमम शो करता है। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट ई इन फिगर 9.3। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक पॉइंट है ई, राइट, और हेयर द मोर वोलाटाइल कंपोनेंट ए इज इन एक्सेस। अब शुरू से ही हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि जो ए है वो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है, और इस साइड पे ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं कि मोर वोलाटाइल कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल दिस में भी 75%, दिस इज इन एक्सेस, and on distilling this solution the vapors will contain more of A and the remaining mixture becomes richer in less volatile component B। अगर यहाँ पर ये वाले इस सोल्यूशन को लेके हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर वेपर्स के अंदर ए की मिकदार ज़्यादा होगी, ठीक है, और बी की मिकदार कम होगी। तो डिस्टिलेट जो हमें फ्लास्क में मिलेगा उसमें कंपोनेंट ए ज़्यादा होगा, और जो रेजिड्यू है उसमें कंपोनेंट बी ज़्यादा होगा, ठीक है, जो हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क में रहेगा। ठीक, फाइनली वी रीच द पॉइंट डी। अब अगर यहाँ पर हम इसकी कंपोजिशन डिक्रीज करते जाएं और इसकी कंपोजिशन जो है वो इंक्रीज करते जाएं, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक पॉइंट आएगा डी, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे कम है। अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पे जो कि इन दोनों कंपोनेंट्स का मिक्सचर है सबसे कम है, तो इसका मतलब कि इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, और वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ पर ये दोनों कंपोनेंट्स इकट्ठे ही बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर इस मिक्सचर को हम बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। Here we can separate, some of the, we can get to some extent a good separation। यानी हमने जैसे कहा डिस्टिलेट में ए ज़्यादा होगा, रेजिड्यू में बी ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स वो इकट्ठे ही बॉयल होना शुरू हो जाएंगे और इकट्ठे ही डिस्टिलेट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर एज यू कैन रीड हियर मिनिमम है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, द मिक्सचर विल डिस्टिल ओवर अनचेंज्ड इन कंपोजिशन, और इस पॉइंट पे मिक्सचर जो है उसकी डिस्टिलेशन होगी विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन। सो दिस वाज अबाउट okay, therefore it is not possible to separate this type of solution completely into its components। तो इस तरह से नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन को हम उसके कंपोनेंट में सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसकी एग्जांपल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन इन वाटर फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वाटर में सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल है। HCl form an azeotropic mixture with water boiling at 110 degree centigrade and this contain 20.24% of acid। So you can see कि नेगेटिव डेविएशन में चूंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यू कैन सी दैट दिस बॉइलिंग पॉइंट दिस इज इवन हायर देन वाटर 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर इकट्ठे ही बॉयल करना शुरू कर देते हैं और डिस्टिलेट के अंदर इकट्ठे ही चले जाते हैं, और डिस्टिलेट में 20.24% ऑफ द एसिड होता है अलॉन्ग विद वाटर, एक्चुअली रिमेनिंग वाटर। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर तकरीबन ये 20% अगर एसिड है तो 80% वाटर होगा। Thank you very much for watching this video. I hope that you people have understood and enjoyed this lecture. We will meet with another lecture in the next video. Please, if you like this lecture, subscribe, like and share so that you can get next notifications for the video lectures directly. Thank you very much. Allah Hafiz.